हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों पर यह उनकी दूसरी क्लास है। तो आज देख रहे हैं हम इसी श्रेणी में। इससे पहले हमने क्लास किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से उनके महत्वपूर्ण कथन थे। इसी श्रेणी में हम आज का जो दूसरा क्लास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास, जो उनका 1929 में प्रकाशित हुआ था, जिससे क्या है, आने वाले एग्जाम नेट, जेआरएफ, टीजीटी पीजीटी, केवीएस और आरपीएससी, सीयूईटी इत्यादि में पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे इसी स्टडी में देखते हैं हम। इससे पहले आपने अपने यूट्यूब चैनल एनटी प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली क्लास की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी, जिनकी जन्मस्थली है अगोना बस्ती, उत्तर प्रदेश। पिताजी थे इनका चंद्रबली शुक्ल जी, और शुक्ल जी हैं जो शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं। ये आपको विशेष पता ध्यान रहना चाहिए। भाषा है इनकी जो क्या है, खड़ी बोली है। आज की क्लास का है ये। आज की क्लास यहाँ से शुरू हो रही है, जो पिछली वाली क्लास हुई थी यहीं पे स्टॉप हुई थी। आज की क्लास का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनकी क्लास का जो है सबसे महत्वपूर्ण कथन है इंशाअल्लाह खां। इनके लिए जो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में महत्वपूर्ण कथन किए हैं, जो टिप्पणी की है, वो है इस प्रकार है। पहला है, जिस जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा कहते थे। ये सबसे पहले जाने जाते हैं। जो इंशाअल्लाह खां हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उससे संबंधित हैं, और इनका जो बोलते हैं, ये संस्कृत के अनुसार हिंदी के लिए जाने जाते थे, उसी प्रकार ये हिंदी को भाका के लिए जाने जाते थे। आगे कहते हैं, दूसरा कथन है, आरंभिक काल के चारों लेखकों में इंशाअल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार और चलती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्या ध्यान रखना है। जो आरंभिक के चारों लेखकों में जो इंशाअल्लाह की जो भाषा है उनकी कैसी है, चटकीली है, मटकीली है और मुहावरेदार और चलती है। ये शुक्ल जी कहते हैं इंशाअल्लाह खां के बारे में। आगे बताते हैं, अगला जो कथन है, अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। ये कहती हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंशाअल्लाह खां के संबंध में कह रहे हैं यही बात, कि अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। ये हुई इंशाअल्लाह खां के संबंध में बातें। आगे कहती हैं, राजा लक्ष्मण सिंह, जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था, और ये सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास में। ये संस्कृत के लिए महत्वपूर्ण जाने जाते हैं। संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है, और अभिज्ञान शाकुंतलम है जो कालिदास का नाटक है, उसका उन्होंने अनुवाद किया है। तो शुक्ल जी कहते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह के संबंध में कह रहे हैं कि असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। कह रहे हैं असली हिंदी का जो नमूना है लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। ये कहती हैं शुक्ल जी राजा लक्ष्मण सिंह के संबंध में। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कह रहे हैं शुक्ल जी, क्या कह रहे हैं। पहला कथन है हरिश्चंद्र के संबंध में, इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के सहचर्य में ले आए। ये कहते हैं हरिश्चंद्र के संबंध में कह रहे हैं शुक्ल जी, इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग में दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के सहचर्य में ले आए। ये हुआ शुक्ल जी के संबंध में। शुक्ल जी ने कहा है हरिश्चंद्र के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में। अगला जो कथन है वो कहती हैं प्रेमघन के संबंध में कह रहे हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उनका पूरा नाम है, तो उनके संबंध में कह रहे हैं शुक्ल जी, प्रेमघन में पुरानी जो प्रेमघन हैं, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, उनके संबंध में कह रहे हैं, प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। कि यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। कहते हैं प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। ये शुक्ल जी कहते हैं प्रेमघन के संबंध में। आगे अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये कहते हैं विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। सबसे अगर नाटकों की जो शुक्ल जी नाटकों के संबंध में कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कथन यही है। कहते हैं विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से ही हुआ है। ये शुक्ल जी कह रहे हैं, किसके, नाटकों की। जब गद्य साहित्य में नाटकों का प्रवेश होता है, नाटक विधा का जब आगमन होता है भारतेंदु युग में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, तो बताते हैं शुक्ल जी, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से ही हुआ है। ठीक है ना, किसके, आधुनिक गद्य साहित्य का, इस पर विशेष ध्यान देना है। अगला जो कथन कहते हैं, जो लाला श्रीनिवास दास हैं उनके संबंध में कहते हैं, जो उनका परीक्षा गुरु उपन्यास है, इसका समय है 1882 ईस्वी, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का
हिंदी साहित्य का मौलिक उपन्यास माना है। तो लाला श्रीनिवास दास के संबंध में कह रहे हैं कि अंग्रेजी रंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। कहते हैं शुक्ल जी कि अंग्रेजी रंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। ये विशेष ध्यान रखना है कि लाला श्रीनिवास दास के जो उपन्यास है परीक्षा गुरु को उन्होंने अंग्रेजी रंग का मौलिक उपन्यास कहा है। ये विशेष बात है कि अंग्रेजी रंग का मौलिक उपन्यास कैसे माना शुक्ल ने? परीक्षा गुरु को। और परीक्षा गुरु का समय क्या है? 1882 ईस्वी। ये ध्यान देना है। आगे देखिए, अब कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कहा है शुक्ल जी ने। अच्छा, शुक्ल जी हैं जो हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कहते हैं। आगे कहते हैं वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। कहते हैं वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। अत्यंत मतलब कि सरल हृदय कवि थे। उनकी जो भाषा थी भारतेंदु युग में इतनी सरल सहज हृदय को स्पर्श करने वाली थी कि तभी तो बोला जाता है वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। ये शुक्ल जी कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में। आगे कह रहे हैं, अगला कथन है हरिश्चंद्र के संबंध में शुक्ल जी का। आरंभिक काल के चारों लेखकों में ईशा की भाषा सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती है। ये तो है बात है किसके संबंध में? ईशा अल्लाह खां के संबंध में। क्योंकि ये है शुक्ल जी कह रहे हैं कि आरंभिक काल के चारों लेखकों में ईशा की भाषा सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती है। ये पहले भी ये कथन आया था, ऐसे ही सेम द्वारा भी ये हम आपको बता दे रहे हैं। अगला जो कथन कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ईशा अल्लाह खां के, ये उनकी कहानी है उसके संबंध में है, वही है जो पीछे देखा है। जो अपनी कहानी जो ईशा अल्लाह खां के संबंध में बता रहे हैं, अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। ये शुक्ल जी कह रहे हैं किसके? ईशा अल्लाह खां के संबंध में। आगे देखिए, अब राजा लक्ष्मण सिंह हो गया। आगे अगली वाली जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये कथन हो गया। अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कथन चल रहा था। अब देखिए कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में पहला कथन देखा था हमने क्या कि हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कहा किसने? शुक्ल जी ने। जो हरिश्चंद्र हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। और ये भी कहते हैं कि वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। अगला जो कथन है बताते हैं हरिश्चंद्र के संबंध में कह रहे हैं कि प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। कहते हैं प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष क्या है? माधुर्य है। क्योंकि हमें पता है गुणों की जो गुण हैं विशेष रूप से 3 गुण होते हैं, ओज प्रसाद माधुर्य। तो माधुर्य गुण के एक तरह से उनको प्रभावित करते हैं या प्राधान्य मान के कहते हैं शुक्ल जी कि प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का एक विशेष माधुर्य है। ये हुआ। अगला जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कहते हैं शुक्ल जी कथन कहते हैं अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते ही थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में। शुक्ल जी का कितना देखो, किन किन आलोचकों ने रामचंद्र शुक्ल ने किन किन कवियों को जोड़ते हुए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके संबंध में कह रहे हैं कि अपनी सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पढ़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल हेमचंद्र की श्रेणी में। देखिए किन किन लोगों का नाम लिया है, पद्माकर हैं और द्विजदेव हैं, ये रीति काल से संबंधित रखते हैं। और माइकेल हेमचंद्र हैं, एक तरह से समझिए हेमचंद्र आएंगे आपके इसमें ये आ जाते हैं आपके 13 से 14वीं शताब्दी में आ जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं शुक्ल जी? और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1850 में इनका जन्म होता है और 1885 में इनका निधन हो जाता है। मात्र 35 वर्ष की आयु में ही अपना हिंदी साहित्य में इनके नाम से देख लीजिए भारतेंदु युग नाम एक जाना जाता है। अब इसी श्रेणी में जो अगला कथन है ये देखिए, कहते हैं श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। ये उपन्यासकार के संबंध में कहते हैं कि निकाला श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। उपन्यासकार आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। ये वाला जो कथन है ये यहीं से इसमें जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। फिर कहते हैं उपन्यासकार आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है वैसे और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। ये हुए यहाँ शुक्ल जी के कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित और उनसे अलग। आगे देखिए, अब कहते हैं शुक्ल जी कह रहे हैं कि बाबू देवकीनंदन खत्री के संबंध में कह रहे हैं कि बाबू देवकीनंदन खत्री। अब देखिए, पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वधारणा कह रहे हैं पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। कह रहे हैं कि बाबू देवकीनंदन खत्री के संबंध में कहते हैं शुक्ल जी पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के वे कौन थे? बाबू देवकीनंदन खत्री थे।
ये विशेष ध्यान रखना है। कह रहे हैं जो उपन्यासों की सर्वधारण में जो धूम मची हुई थी काशी में, वो जो काशी के कौन थे, देवकी बाबू देवकी नंदन खत्री के संबंध में कह रहे हैं, जिनके क्या हुए पहले मौलिक उपन्यासों की क्या हुई थी, धूम मची हुई थी, और काशी के वो बाबू देवकी नंदन खत्री थे, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे बता रहे हैं शुक्ल जी, अगला कथन है, ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य की कोटि में नहीं आते। कहते हैं कितनी अच्छी बात कही है, ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते। आगे कहती हैं, अगला कथन है, उन्होंने साहित्य हिंदी का ना लिखकर, कह रहे हैं उन्होंने साहित्यिक हिंदी का ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। अगला जो कथन है, कह रहे हैं शुक्ल जी, उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। ये हुआ। अगला जो कथन है, अगला कथन की आप देखिए, कह रहे हैं शुक्ल जी कि पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जी के संबंध में कह रहे हैं, बता रहे हैं नंबर 1 ये कथन है, देखिए उपन्यासों का जो उपन्यास हैं, उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरी मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरी लाल गोस्वामी हैं जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। ये विशेष बात है, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी को इंगित करते हुए शुक्ल जी कह रहे हैं कि उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरी लाल गोस्वामी हैं जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। अच्छा, अब देखिए अगला जो कथन है उसके संबंध में कह रहे हैं कि साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। अच्छा, साहित्य की दृष्टि से पहला उपन्यासकार कहना चाहिए, किसे कहना चाहिए, ये कह रहे हैं पंडित किशोरीलाल गोस्वामी को। ये विशेष रूप से ध्यान रहना है, उन्होंने माना है कि साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। आगे अगला जो हिंदी की पहली मौलिक कहानी के संबंध में कहती हैं इंदुमती है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है। कहते हैं इंदुमती कहानी के संबंध में जो पहली मौलिक कहानी मानती हैं शुक्ल जी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है। कहते हैं शुक्ल जी, यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, तो हिंदी की यही मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। ये आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में किन 3 जो मौलिक कहानियाँ हैं उनको एक क्रम के आधार पे कहते हुए इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है। तो सबसे पहले जो शुक्ल जी हैं सबसे पहले किस कहानी का जिक्र करते हैं, वो है सबसे पहले इंदुमती, फिर उसके बाद है 11 वर्ष का समय, फिर है दुलाई वाली। अब देखिए इंदुमती है जो क्या है, किशोरीलाल गोस्वामी की है इंदुमती। अच्छा, इसका प्रकाशन वर्ष मैंने बताया अभी आपको 1900, ये है किसकी, किशोरीलाल गोस्वामी की। अब ये है 11 वर्ष का समय, ये 11 वर्ष का समय है, ये स्वयं किसकी है, शुक्ल जी की है, शुक्ल जी की है, जिसका समय है 1903 ईस्वी। अब आइए ये है दुलाई वाली, ये दुलाई वाली है, जो ये है बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष जिन्हें बोलते हैं हिंदी साहित्य में, ये किसकी है, दुलाई वाली है, ये बंग महिला की है, ये बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं, बंग महिला, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए अगला जो कथन है उसके संबंध में कहते हैं शुक्ल जी कि निबंध गद्य की कसौटी है, इसके संबंध में शुक्ल जी का क्या कहना है, कहते हैं अगला कथन है, यदि गद्य कवियों का यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कितनी बेहतरीन बात कही है शुक्ल जी ने, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, ये कथन है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला कथन है, कहते हैं गुलेरी जी की जो कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उनकी कहानी है, उसने कहा था, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, 1915 ईस्वी है। और ये कहते हैं शुक्ल जी, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। कहते हैं शुक्ल जी, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। ये कौन कह रहा है, शुक्ल जी कह रहे हैं, किसके, गुलेरी जी हैं, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उनकी कहानी है, उसने कहा था। ये है 1915 ईस्वी में। ये क्या है, ये है आपकी जो जो भारत का क्या होता है, विभाजन होता है, उस पर संबंधित है। तो शुक्ल जी का ये हुआ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, उसके संबंध में अगला कथन है, कहते हैं शुक्ल जी कि उसने कहा था, शुक्ल जी कह रहे हैं आचार्य शुक्ल ने, उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि शुक्ल जी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था, उसे अद्वितीय कहानी माना है। क्या माना है, अद्वितीय कहानी माना है, किसे, उसने कहा था कहानी को, ये याद रखना है हमें। आगे देखिए अगला जो कथन है, कहते हैं शुक्ल जी कि ये देखिए, ये कह रहे हैं शुक्ल जी,
इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष और अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांका क्या है झांक रहा है, केवल झांक रहा है। क्या जो निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। ये कहते हैं शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसके यथार्थवाद और मर्यादा और भावुकता और निपुणता को क्या कहते हैं एक आधार बनाते हुए उसकी एक संरचना कर रहे हैं इसमें। अगला जो कथन है कह रहे हैं शुक्ल जी कह रहे हैं इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं। क्या बोल रहे हैं, एक रचना है उसके या पात्रों के संबंध में कह रहे हैं इसकी घटना ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। कि कोई रचना है उसकी में जो घटनाएं घटित हैं उसके संबंध में और पात्रों को इंगित करते हुए कह रहे हैं इसकी घटना ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। अगला जो कथन कह रहे हैं यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भिता वक्रता गुलेरी की में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। ये चंद्रधर जो शर्मा गुलेरी जी हैं उनकी कहानी है, उसने कहा था, यह बताते हैं यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भिता वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं मिलती। ये कह रहे हैं शुक्ल जी। अगला शुक्ल जी बताते हैं कि शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखकों को क्या कहा है, बातों का संग्रह कहा है। ये हमें विशेष याद रखना पड़ेगा कि कहते हैं यदि कहते हैं गद्य है, क्या है गद्य है जो कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो क्या कहते हैं सॉरी कहते हैं निबंध यदि गद्य और कवियों की कसौटी में आता है तो कहते हैं तो गद्य क्या है फिर वो आता है साहित्य की कसौटी में आता है। ये श्रेणी में बताते हैं। आगे कहते हैं शुक्ल जी आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखकों को क्या कहा है, उन्होंने बातों का संग्रह कहा है। आगे इसी संबंध में बातों का संग्रह शुक्ल जी ने क्या कहा है, जो लेख लिखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जिनके नाम पर के द्विवेदी युग चलता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और यहीं पे महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक जो पत्रिका चलती है जो कौन सी है, सरस्वती पत्रिका। ये सरस्वती पत्रिका चलती है, जिसका प्रकाशन वर्ष ये चलती है, इसके चिंतामणि घोष हैं उसके संपादक रहती हैं, और ये 1903 से कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी MPD, इन्हें शॉर्ट में लिख सकते हैं MPD, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं 1903 से लेके 1920 तक इस पर कार्यरत रहते हैं, 1920 तक कार्यरत रहते हैं। और जो सरस्वती पत्रिका है इसके मुख्य संपादक रहते हैं आपके चिंतामणि घोष। कौन रहते हैं, चिंतामणि घोष रहते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे इसके बारे में कहते हैं सो जो पहली जो घटनाएं बता रहे थे ये था सबसे निबंध के संबंध में बताया था ना, कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये विशेष यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। अगला जो कथन है कहते हैं शुक्ल जी कि द्विवेदी जी के जो कह रहे हैं कि द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जब अपने लेख लिख रहे थे तो उनकी जो रचनाओं को पढ़कर जो शुक्ल जी अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के लिए पाठकों के लिए लिख रहा है। अच्छा ये हुआ। अगला जो कथन है पंडित गोविंद नारायण मिश्र के, कह रहे हैं पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गूंथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। क्या शुक्ल जी कह रहे हैं, पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गूंथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। ये हुआ। अगला कह रहे हैं कह रहे हैं किसके, पंडित नारायण मिश्र जो मिश्र हैं गोविंद नारायण मिश्र, उनके संबंध में कह रहे हैं उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। क्या, जो उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। ये पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के संबंध में कह रहे हैं। ये कथन है पंडित जगन्नाथ दास जो हैं चतुर्वेदी के संबंध में कहते हैं कि उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। ये पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। अगला जो कथन है शुक्ल जी का कह रहे हैं, बता रहे हैं, ये देखिए पहला कथन है कहते हैं इन पुस्तकों, कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं उनके संबंध में कहते हैं इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। अच्छा जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जो आलोचनात्मक जो पुस्तकें लिख रहे थे उनके संबंध में जो शुक्ल जी हैं उनकी क्या टिप्पणी रहती है, वो कहते हैं इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के लिए जो प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र आलोचना के स्वरूप में या समालोचना के रूप में नहीं समझना चाहिए, ये कहते हैं। अगला जो कथन है, अगले कथन में बता रहे हैं शुक्ल जी, ये देखिए यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा
का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर इन नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी जैसी अव्यवस्थित स्थिति थी, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी सरस्वती पत्रिका पर काम कर रहे थे, तो जो बाहरी जो कवि थे वो अपनी जो भी रचनाएं कविताएं हुआ करती थी, रचनाएं कविताएं निबंध और आपकी जो कविता हो गई, रचना हो गया, उसको क्या करते थे वहाँ प्रकाशित करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास भेजा करते थे। तो जो द्विवेदी जी थे उसमें सुधार किया करते थे, जहाँ कहाँ शब्द की गड़बड़ी है, पंक्ति में क्या लय बैठाना है, उस हिसाब से। तो शुक्ल जी कहते हैं द्विवेदी जी की जो भाषा है, कला है, उसके संबंध में कहते हैं, यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यस्थ थी, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। ये हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में। अब शुक्ल जी कहते हैं, अगला जो कथन है, आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है। कहते हैं कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जो मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधु भाई कितने थे, 3 भाई थे जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा है। तो शुक्ल जी उन्हीं के ग्रंथ पर कहते हैं कि मिश्र बंधु विनोद को बताते हैं ये बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह है। क्यों इतिवृत्त संग्रह क्यों है? क्योंकि इसमें लगभग इन्होंने 5000 कवियों को एकत्रित करके अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की है। ये है शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद के संबंध में क्या बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह बोला है इन्होंने। आगे कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं जो आपके छायावाद के जयशंकर प्रसाद हैं, उनके जो नाटक हैं उनको इंगित करते हुए शुक्ल जी कह रहे हैं, प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। तो कितनी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो जो आपके जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने जो प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना, जो अपना क्षेत्र जो कला उन्होंने प्रसाद जी ने चुनी थी, क्या चुनी थी, वो कहते हैं अपना क्षेत्र, प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। तो प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है, स्कंदगुप्त क्या है, श्रेष्ठ है, प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। ये तो हुआ। अगला कथन देखिए, अगला कथन है, केवल प्रोफेसर नगेंद्र सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली। कहते हैं केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली। आगे कहते हैं, अब देखिए, ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ही इनका जो ग्रंथ है वो है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास। जो प्रिय प्रवास का समय है, प्रिय प्रवास का समय क्या है? प्रिय प्रवास का समय 1914 ईस्वी। जो 1914 ईस्वी है, ये क्या है? हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य क्या है? आपका प्रिय प्रवास है, जिसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। और ये 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसे हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है, शुक्ल जी ने बोला है। और हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जिसके आचार्य कौन है? आपके हैं चंद्रवर दाई। तो अगला देखिए, अगला कथन कहते हैं शुक्ल जी, काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। काव्य कैसा है? काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है, ये कहते हैं शुक्ल जी। अगला कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी के संबंध में कह रहे हैं, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झुमाने वाले कवि नहीं। कहते हैं गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झुमाने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाले हृदय उन्हें प्राप्त हैं। क्या? सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाले हृदय उन्हें प्राप्त हैं। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह देने वाले इनमें हैं। कहते हैं, बताया है, प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह देने वाले इनके अंदर क्या है? ऐसे भाव हैं और हृदय से क्या हैं? क्या है? हृदय स्पर्शी हैं। आगे जो अगला कथन कहते हैं, अगला कथन है उनका, कौन? पंडित सत्यनारायण कवि रत्न के संबंध में कह रहे हैं कि उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था। क्या शुक्ल जी कह रहे हैं पंडित सत्यनारायण कवि रत्न के संबंध में कह रहे हैं उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था।
ये अगला कथन देखिए, छायावाद के संबंध में कहते हैं उसका अर्थात छायावाद का प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। ये कहते हैं छायावाद के संबंध में उसका अर्थात किसका, छायावाद का प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था। क्या मतलब, छायावाद का जो काव्य मुख्य लक्ष्य क्या था, वो काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। ये है शुक्ल जी ने छायावाद के संबंध में कहा है। अगला जो कथन कहते हैं शुक्ल जी मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को लेते हुए कहते हैं, हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। जब छायावाद और द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनको लेते हुए कहते हैं कि हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को ही समझना चाहिए, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे देखिए, शुक्ल जी बताते हैं कि असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार की प्रमोदगारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंद गई। क्या कह रहे हैं, असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा की अनेक प्रकार के प्रमोदगारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंद गई। ये हुआ। अगला कथन देखिए, अगला कथन कहते हैं शुक्ल जी का अगला कथन है, कह रहे हैं छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद अर्थात सिंबलिज्म के अर्थ में होना लगा। जो छायावाद था, छायावाद का शब्द है, उसका प्रयोग जो मुकुटधर पांडे हैं उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। तो कहते हैं शुक्ल जी, छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद अर्थात सिंबलिज्म के अर्थ में होना लगा। ठीक है ना। अब कहते हैं कि छायावाद को चित्रभाषा या अभिव्यंजन पद्धति कहा है। शुक्ल जी ने छायावाद को चित्रभाषा या अभिव्यंजन पद्धति कहा है। अगला जो कथन है छायावाद के संबंध में कहते हैं शुक्ल जी कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। देखिए, छायावाद को परिभाषा करते हुए कहते हैं शुक्ल जी कि छायावाद शब्द को, जो छायावाद शब्द है उसका प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष की व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। यह शुक्ल जी का संबंध छायावाद को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा जो प्रयोग काव्य शैली या पद्धति के विशेष के व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। ये शुक्ल जी का कहना है छायावाद के संबंध में। आगे कहते हैं छायावाद को इंगित करते हुए शुक्ल जी कह रहे हैं, छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन। कहते हैं छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। ये शुक्ल जी का कहना है। आगे कहते हैं दूसरा कथन है इनका अगला, छायावाद का केवल पहला अर्थ मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी ही हैं। कितनी अच्छी बात कही है। छायावाद का केवल पहला अर्थ कहते हैं कि महादेवी वर्मा जी के संबंध में शुक्ल जी ने बहुत कम मात्र लिखा है, पर शुक्ल जी का जो ये कथन है महादेवी वर्मा को ही ध्यान में रखकर कहते हैं शुक्ल जी कि छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही हैं। ये हुआ। अगला कथन देखिए, अगला कथन कहते हैं शुक्ल जी कि पंत प्रसाद निराला इत्यादि सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए हैं। अच्छा, कहती हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन प्रसाद निराला पंत को कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, और दुर्गा के रूप में महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है छायावाद में, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अच्छा, तो पंत जी कहते हैं, शुक्ल जी कह रहे हैं पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। अगला जो कथन है कहते हैं शुक्ल जी कि अनियोक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। कहते हैं अनियोक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। अगला जो कथन है कह रहे हैं शुक्ल जी, ये कहते हैं छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अब देखिए छायावाद में और जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है क्या है, द्विवेदी युग जो द्विवेदी काल है उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, जो उसकी प्रवृत्ति है वो है इतिवृत्तात्मकता।
ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, जब जो वैयक्तिकता आती है छायावाद में, जो प्रवेश होता है छायावाद में वैयक्तिकता का, तो इसी के विरोध में होता है, जो होता है इतिवृत्तात्मकता के विरोध में आता है क्या? वैयक्तिकता जो छायावाद में प्रयोग करती है, जो छायावाद में उसकी विशेष भूमिका निभाती है, वो उसकी वहाँ विशेष एक तरह से विशेषता बनती है, प्रवृत्ति बनती है। क्या है? एक तरह से इतिवृत्तात्मकता वो रहती है द्विवेदी युग में। इसी का यानी परिवर्तित रूप आता है छायावाद में, जिसको नए रूप में हम देखते हैं, वो है वैयक्तिकता। ये तभी कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं, छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। कितनी अच्छी बात है। आगे कहते हैं, अगला जो कथन है, लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। क्या? लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। अगला जो कथन है, कह रहे हैं शुक्ल जी, छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। क्यों? ये भी सही है। शुक्ल जी कह रहे हैं ना कि छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। कैसे है प्रेम गीतात्मक? शुक्ल जी कह रहे हैं, जहाँ जो महादेवी वर्मा हैं और प्रसाद जी हैं, जो कौन महादेवी वर्मा कह रहे हैं शुक्ल जी, जहाँ ये महादेवी जो वर्मा जी हैं और प्रसाद हैं, प्रसाद फिर एक पंत हैं और आपके निराला भी हैं। जो निराला, ये सभी क्या हैं? ये 4 कवि हैं, छायावाद के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। जहाँ कहते हैं कवि, छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने अपने आराध्य को आधार बनाकर या अपने किसी एक जो मौलिक है उसको अपना आधार बनाकर, ये जो प्रेम गीतात्मक की जो विशेषता है छायावाद में विशेष रूप से दिखाई देती है। जैसे कि महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा के गीतों में प्रसाद जी हैं, प्रसाद जी के देखें तो कामायनी है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वहीं देख लीजिए। नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इन नाटकों में देखिए। पंत जी हैं, पंत जी के यहाँ दिखती है कि, और निराला जी हैं, निराला जी के यहाँ दिखती है। राम की शक्ति पूजा देखिए आप, सरोज स्मृति देखिए, कुकुरमुत्ता देखिए, ये सब हैं जो प्रेम गीतात्मक वहाँ पद मिलती हैं, उनसे जुड़ी हुई कविताएँ हैं। तो वहाँ ये छायावाद की सबसे मुख्य जो प्रवृत्ति विशेषता रही है, क्या रही है? प्रेम गीतात्मक रही है। और सबसे मुख्य विशेषता एक और रही है, जो द्विवेदी युग से चलती हुई जो प्रवेश करती है छायावाद में, वो इतिवृत्तात्मकता थी। उसका प्रवेश होता है छायावाद में, वो अपना रूप धारण क्या करती है? वैयक्तिकता। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे जो कहते हैं शुक्ल जी, अगला कथन है, कहते हैं कि शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलंब कहा है। शुक्ल जी ने जयशंकर प्रसाद की कृति है जो आंसू है, आंसू को श्रृंगारी विप्रलंब कहा है शुक्ल जी ने। कहते हैं जो शुक्ल जी की जो आंसू कृति है उसको क्या है? कहा है श्रृंगारी विप्रलंब कृति। आगे कहते हैं शुक्ल जी, कहते हैं नरोत्तम दास की कृति सुदामा चरित है, उसके संबंध में कह रहे हैं शुक्ल जी, कहते हैं कि यद्यपि यह छोटा है, क्या है? यद्यपि यह छोटा है, पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदय ग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। कौन कौन किस रचना के बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी? नरोत्तम दास द्वारा जो कृति है सुदामा चरित। नरोत्तम दास की कृति कौन सी है? सुदामा चरित। उसके संबंध में कह रहे हैं शुक्ल जी, यद्यपि यह छोटा है, पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदय ग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। ये सबसे विशेष बात है। आगे सूरदास जी के संबंध में कहते हैं शुक्ल जी, क्या कह रहे हैं? ये देखिए, वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, इतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना झांकाए हैं। तभी तो शुक्ल जी जाने जाते हैं, सूरदास के संबंध में कहते हैं ना कि ये तो वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं। कौन? अर्थात सूरदास। तो शुक्ल जी सूरदास के ही बारे में कह रहे हैं। पूरा कथन देखिए, कहते हैं वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, इतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना झांक आए हैं। ये हुआ शुक्ल जी ने सूरदास के संबंध में कहा है। आगे घनानंद जी के बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी, क्या कह रहे हैं? देखिए, घनानंद हैं, घनानंद के संबंध में कह रहे हैं, आचार्य शुक्ल में घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। अच्छा, घनानंद को शुक्ल जी ने क्या कहा है? साक्षात रस मूर्ति कहा है। शुक्ल जी ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। आगे देखिए, अगला कथन है, कहते हैं प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जबादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कौन? घनानंद के संबंध में कह रहे हैं शुक्ल जी कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जमादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अगला कथन है घनानंद के संबंध में ही है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। देखिए, घनानंद हैं, ये घनानंद हैं, प्रेम के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे कहते हैं ना शुक्ल जी घनानंद के संबंध में कहते हैं, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। किसको? घनानंद को। आगे कहते हैं घनानंद के संबंध में है, अब घनानंद के संबंध में जो कथन थे हुए खत्म। अब कहते हैं देव के संबंध में, आचार्य देव हैं जिनको नाम है पूरा देवेंद्र।
देव, देवेंद्र देव। तो देखिए देव हैं, देव को लिए कहते हैं शुक्ल जी। रीतिकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। अब ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए हमें, वो कह तो देते हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कह रहे हैं रीतिकाल के कवियों में यह बड़े प्रतिभा संपन्न कवि थे। अब ये प्रश्न है यहाँ पे कौन, यह कौन है, वो है देव। रीतिकाल के कवियों में यह अर्थात देव बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। ये हुए देव के संबंध में शुक्ल जी का कथन। अब कहते हैं शुक्ल जी, आज ये हैं बोधा कवि हैं, जो आलम बोधा, ये भी रीतिकाल के कवि हैं, तो उन्हीं के संबंध में कह रहे हैं कि बोधा के संबंध में कहते हैं शुक्ल जी। शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे। जो रसिक कवि के रूप में कौन जाना जाता है शुक्ल के अनुसार, बोधा कवि है। अब कहते हैं अगला कथन है, रीतिकाल का आरंभ और चिंतामणि हिंदी रीति, कहते हैं ना रीतिकाल का आरंभ जो शुक्ल जी हैं किससे मानते हैं, चिंतामणि से मानते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी किससे मानते हैं, वो केशव दास से मानते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो तभी तो कहने हैं रीतिकाल का प्रवर्तक कौन मानते हैं शुक्ल जी, किसको मानते हैं, चिंतामणि को मानते हैं। और चिंतामणि त्रिपाठी इनका पूरा नाम है। तो आगे देखिए अगला जो कथन है, कहते हैं शुक्ल जी कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीतिकाल का आरंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि से मानते हैं। और शुक्ल जी ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है। रीतिकाल का प्रवर्तक भी शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी जी को ही माना है। ये विशेष बात है। आगे देखिए कहते हैं केशव दास के संबंध में शुक्ल जी कह रहे हैं कि केशव को कठिन काव्य का प्रीत शुक्ल ने उनकी क्लिष्टता के कारण कहा। अच्छा देखिए, जो केशव दास की रामचंद्रिका है, कौन है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका की रचना बहुत फेमस है किसकी, केशव दास की। तो उसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है। इसके अर्थ, इसके ही आधार पर जब शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी कह देते हैं केशव दास को ये कठिन काव्य का प्रेत, किसको, केशव दास को। क्योंकि भाई केशव दास को और रीतिकाल में क्या उनकी रचनाओं के आधार पर ही आप पढ़ लेंगे, एक बार तो समझ में नहीं आएंगी, उनको व्याख्यायित रूप में ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो कहते हैं शुक्ल जी केशव को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने ये उनकी क्लिष्टता के कारण कहा है। अगला कथन है शुक्ल जी का, कहते हैं आलोचना का कार्य है, आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। अब देखिए शुक्ल जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। आलोचना का अर्थ क्या है या कार्य क्या है, उसी के बारे में कह रहे हैं। आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। ये शुक्ल जी का कहना है किसके, आलोचना के संबंध में। अगला जो कथन है, कह रहे हैं हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिस्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना की कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। कहते हैं ना कि शुक्ल जी मिस्र बंधुओं के जो उन्होंने लिखा है मिस्र बंधु विनोद, उसे बड़ा भारी इतिवृत्त भारी संग्रह कहते हैं। तो शुक्ल जी कह रहे हैं ना, मिस्र बंधुओं को इंगित करते हुए कह रहे हैं कि हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिस्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया है। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। आगे कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में कह रहे हैं शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका जो कथन है देखिए, और रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गौरव थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है किसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में। कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये विषय ध्यान रखना, हम श्रृंखला पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। तो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के संबंध में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गौरव थे। समीक्षा क्षेत्र में उनका कोई द्वंद्वी न उनके जीवन काल में था, न अब कोई उनके समक्ष आलोचक है। आचार्य शब्द ऐसे ही करता साहित्यकारों के योग्य हैं। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या अच्छा कथन है, ये हमें विशेष रूप से याद रहना चाहिए। कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गौरव थे। समीक्षा क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंद्वी न उनके जीवन काल में था, न अब कोई उनके समक्ष आलोचक है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य हैं। ये हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कह रहे हैं किसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के संबंध में। आगे देखिए अगला जो कथन है, देखिए ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि जो ये देखिए कह रही हैं भारतीय काव्य आलोचना, जो भारतीय काव्य आलोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं, अन्यान्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं, ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन, कहते हैं भारतीय काव्य आलोचना शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं, अन्यान्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं, ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे डॉक्टर जी हैं भगवत स्वरूप मिश्र, कहते हैं भगवत स्वरूप मिश्र कहते हैं कि आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ हैं। कितना अच्छी बात कही है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी हैं, ये शुक्ल जी के संबंध में कह रहे हैं आज तक की हिंदी समीक्षा में, जो आज तक की जो हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ हैं।
ये हमें विशेष ध्यान रखना है। कौन कहता है? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। आगे कहते हैं, देखिए कहते हैं, छायावाद को श्रृंगारी कविता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। छायावाद को श्रृंगारी कविता कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल को नाम दिया उन्होंने वीरगाथा काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है आदिकाल से लेकर के ये होते हुए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और ये भारतेंदु युग, आपका द्विवेदी युग से होते हुए छायावाद तक ही इनका, यहीं तक इन्होंने छायावाद तक ही लिखा है। 1929 में इनका ये प्रकाशित हो जाता है। 1942 में रामचंद्र शुक्ल का निधन हो जाता है। तो वहीं छायावाद लिखते समय शुक्ल जी कहते हैं, छायावाद को शुक्ल जी ने श्रृंगारी कविता कहा है। अच्छा, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। कहते हैं ना जी, उनका एक निबंध है कविता क्या है, उसमें इन्होंने जो रस की परिभाषा दी है, जो कविता की परिभाषा देते हुए कहते हैं शुक्ल जी, ये भी बताया है कि जो रस को हृदय की मुक्त अवस्था मानती है। कहते हैं शुक्ल, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। ये है ना शुक्ल जी का कथन है, इनका निबंध है कविता क्या है। इसका प्रकाशन वर्ष 1909 है, जो कि ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ये देख क्या है, कविता की परिभाषा कितनी अच्छे से दी है। कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। ये हुआ शुक्ल जी का कथन। आगे देखिए, शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञान योग के समक्ष रखते हुए भाव योग कहा, जो मनुष्य के हृदय को मुक्त अवस्था में पहुंचाता है। शुक्ल जी ने कहा, शुक्ल जी ने काव्य को कर्म योग एवं ज्ञान को जो ज्ञान के समक्ष रखते हुए भाव योग कहा, जो मनुष्य के हृदय को मुक्त अवस्था में पहुंचाता है। ये तो हुआ। अब देखिए डॉक्टर नामवर सिंह जी कहते हैं शुक्ल जी के संबंध में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर नामवर सिंह, ये विषय ध्यान देना, किसका कथन है? डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में। नामवर सिंह कह रहे हैं शुक्ल के बारे में, शुक्ल जी भारतीय पुनरुत्थान युग की उन परिस्थितियों की उपज थे। शुक्ल जी भारतीय पुनरुत्थान युग की उन परिस्थितियों की उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद आदि को उत्पन्न किया। ये है डॉक्टर नामवर सिंह। आगे कहते हैं, अगला कथन है, कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना है। कविता का मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है? कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना है। आगे देखिए, अगला कथन है, प्रत्यय, बोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गुण संश्लेषण का नाम भाव है। अब भाव की परिभाषा क्या दी है? भाव के संबंध में कहती हैं, प्रत्यय, बोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गुण संश्लेषण का नाम क्या है? भाव है। आगे देखिए, कहते हैं कि अगला कथन है शुक्ल जी का, भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर्य ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है, हृदय की अनुभूति के आधार तर्क पद्धति पर नहीं किया है। आगे कहते हैं, तुलसीदास के संबंध में कहते हैं कि भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। ये तो बहुत अच्छा कथन है शुक्ल जी का, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कहते हैं, भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। क्या जो ब्रह्म है, जो कहते हैं शुक्ल जी, भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। अगला कथन है, कहते हैं शुक्ल जी, तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, इनका हृदय कवि का मस्तिष्क आलोचक और जीवन का अध्यापक था। अब किनका? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए है। कौन के? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कथन है, इनका हृदय कवि का मस्तिष्क आलोचक का, यानी इनका हृदय कवि का मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के लिए कथन था। अब देखिए, ये हैं डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी हैं। नंद दुलारी वाजपेयी जी कहते हैं कि जो कथन है इनका, सब आज की क्लास का ये अंतिम कथन है। ये देखिए, कहते हैं, हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया और उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। ये नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं। क्या कहते हैं शुक्ल जी के संबंध में? हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया
ये ध्यान रखना, युग प्रवर्तक का कार्य किया, उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। ये नंद दुलारी वाजपेयी हैं, जो शुक्ल जी के बारे में कहे थे। आज की क्लास का ये अंतिम कथन था। इसी श्रेणी में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण कथन देख लिए हैं, और भी अगली वाली जो क्लास होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही संबंधित हम अगली क्लास रखेंगे। आज की क्लास के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अपने एनटीए प्रेमचंद हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या आने वाली आपकी जो भी क्लास होगी जिसकी आपके पास नोटिफिकेशन आया जाया करेगी। और ये है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो क्लास है नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी केवीएस आरपीएससी और सीयूईटी जो भी इंट्रेंस एग्जाम की जो परीक्षाएं होती हैं हिंदी से संबंधित, वो आपके लिए लाभदायक रहेंगी। और आप इस चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या हो आपके जो भी क्लास होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट